जैसे ही महरू बेड पर लेटी उसकी सांसें और तेज हो गईं और आंखों में खामारी और मदहोशी के लाल डोरे दौड़ने लगे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टुक-टुक और महरू के दिल की जोरदार धड़कन की आवाज गूंज रही थी, जिसे सुन कर फीका अपने हवास खो रहा था। ये मुलाकात फीका और महरू के लिए शब अरूसी से कम न थी। फीका जैसे जैसे अपना हाथ बढ़ाकर महरू के जिस्म से खेलता रहा, वैसे वैसे महरू किसी नाजुक कलू की मानंद खुलती गई। ये प्यार का खेल बड़ी देर तक चलता रहा। महरू ने फीका को अपनी बाहों में ऐसे दबोच लिया जैसी मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे समेटती है। फीका भी अपने जोबन में महरू को प्यार कर रहा था, जैसे इस कलू को मसल कर उसका सारा रस आज ही निकाल देगा। इस प्यार के खेल के दौरान कब वक्त गुजर गया इसका अंदाजा ना फीका को रहा और ना ही महरू को। दोनों एक दूसरे की बाहों में दो जिस्म एक जान बनकर पता नहीं कब तक लेटे रहे। महरू को इस तरह से प्यार पहले कभी ना मिला था। महरू खुद को अपने ख्वाबों की दुनिया में फरामोश कर चुकी थी और इसे ऐसे लग रहा था जैसे आज उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो चुकी है। बंद आंखों से मुस्कुराती महरू के गाल पर फीका ने बोसा दिया और बड़े प्यार से कहा, मेरी जान महरू, अलिफाटे जाओ। बहुत वक्त हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। लेकिन महरू जाना नहीं चाहती थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो तमाम उम्र इसी कमरे में फीका के साथ गुजार दे। महरू ने फीका को अपनी तरफ खींचा और उसके होंठों पर शिद्दत के साथ बोसा दिया। अभी बोसा जारी था कि महरू की बहन खालिदा की कॉल आ गई। महरू एकदम चौंक कर उठी और हड़बड़ाहट में फोन ऑन किया। खालिदा ने फोन पर जो कहा वो सुनकर महरू शशदर रह गई, जैसे इसे मिलने वाली खुशी का दौरानिया बस इतना ही था। महरू और फीका ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और घर के लिए निकल दिए। सारे रास्ते महरू खामोश रही और फीका उसकी परेशानी को बहुत अच्छे से भांप चुका था। दरअसल महरू की बहन खालिदा हमला थी और उसके घर तीसरे बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी। घर में काम करते खालिदा का पांव फिसला और वो नीचे गिर गई। खालिदा शदीद तकलीफ में थी और घर में ऐसा कोई न था जो उसे अस्पताल लेकर जा सके। महरू को जैसे ही फीका ने घर के बाहर उतारा तो जेब से 10,000 रुपए निकालकर महरू के हाथ में रख दिए। महरू ने रकम लेने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फीका के असरार पर और अपनी माली हालत को देखते हुए महरू ने वो पैसे पकड़कर पर्स में रख लिए। घर का दरवाजा खोला तो खालिदा जमीन पर लेटी दर्द से तड़प रही थी। महरू ने जल्दी से रिक्शा बुलाया और खालिदा को लेकर अस्पताल चली गई। चेकअप करवाने पर महरू ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बच्चा सही सलामत है। डॉक्टर्स ने खालिदा को कुछ दिन के लिए मुकम्मल आराम करने की तलकीन की और घरदारी से मना कर दिया। महरू के लिए अपने काम पर जाना बहुत जरूरी था, लेकिन फीका की दी हुई रकम इसके कुछ दिन आराम से निकल सकते थे। महरू घर में खालिदा का ख्याल रखने लगी और कुछ दिन फीका से ज्यादा राबता न रहा। फीका भी इस बात पर परेशान था कि कहीं महरू इससे नाराज तो नहीं, मगर यहाँ महरू घर में इतनी मसरूफ थी कि इसके पास फीका से बात करने का वक्त नहीं था। 10 दिन के बाद महरू घर से निकली और दोबारा पार्लर जाना शुरू कर दिया। फीका ने मौका देखकर सुनसान गली में महरू को रोका और सारा माजरा दरियाफ्त किया। महरू को सारी बात बताने पर फीका की जान में जान आई और उसने कॉल करने का कहा। खैर, बातचीत का सिलसिला जारी रहा और मुलाकातें अपने उरूज पर पहुंच मोहब्बत का सिलसिला बढ़ता गया और दोनों का एक दूसरे के बना रहना नामुमकिन सा हो गया। लेकिन महरू ये नहीं जानती थी फीका महरू का नहीं, इसके जिस्म दीवाना है। फीका को हविस सिर्फ महरू के जिस्म की थी और इस जिस्म को बार बार नोचना चाहता था। इसे महरू के जिस्म की इतनी हविस थी, वो महरू को जब भी मिलता दरिंदों की तरह इस नोच खाता। लेकिन महरू को भी फीका का इतना सख्त प्यार पसंद था। महरू की सालगिरह पर फीका ने महरू को नया मोबाइल गिफ्ट किया और इसमें जो सिम डाली वो भी अपने नाम पर रजिस्टर करवा कर दी। महरू बहुत खुश थी कि फीका इसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है और उसके मांगने से पहले उसकी जरूरत पूरी हो जाती है। पर महरू अब इस तरह के बेनाम रिश्ते में सारी जिंदगी गुजारना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि अब फीका इससे निकाह कर ले और हम आजादी से एक दूसरे को जी भर कर प्यार कर सके। फीका के प्यार में महरू इतनी बेबाक हो चुकी थी कि सनरा भी वो फीका को देखकर खड़ी हो जाती और इससे बात कर लेती। इसे इस बात की अब परवाह नहीं थी कि मुआशरा इसके बारे क्या सोचता है, क्या कहता है, क्योंकि दिल ही दिल में महरू फीका को अपना मजाजी खुदा मान चुकी थी। फीका ने आहिस्ता आहिस्ता महरू पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। पाबंदियां हर आए दिन के साथ बढ़ती गई। महरू जो चुस्त लिबास जेब तन करके घर से निकलती थी, अब उसे बुर्का पहनकर घर से निकलना पड़ता था। घर से निकलकर पार्लर पहुंचने तक महरू को फीका के साथ फीका के दिए गए मोबाइल पर राब्ते में रहना पड़ता था। महरू जहां जहां जाती इसे इस जगह पहुंचकर फीका को बताना पड़ता था कि मैं किस जगह और किस काम से आई हूं। महरू को उन पाबंदियों से अब घुटन सी महसूस होने लगी, क्योंकि
फीका ने महरू को कहा कि तुम पार्लर भी छोड़ दो और घर रहूं, तुम्हारी बहन का और उसके बच्चों का खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन यह बात महरू को कबूल न थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि वो अपनी बहन को अभी अपने इस रिश्ते के बारे बताना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि फीका इसके घर रिश्ता भेजे। फीके को महरू ने इस बात पर आमादा कर लिया कि वो पार्लर की नौकरी करती रहेगी जब तक इन दोनों का निकाह नहीं हो जाता, ताकि महरू की बहन को शक ना हो। वक्त गुजरता रहा, मामलात चलते रहे और महरू उन पाबंदियों को खुशी से बर्दाश्त करती रही। करती भी क्यों ना, आखिर फीका भी तो महरू की हर जायज नाजायज ख्वाहिश को पूरा करता था। लेकिन महरू को फीका अब अपनी जाती जागीर समझने लग पड़ा था। महरू को धचका तब लगा जब महरू ने अपने गांव अपने वालिदैन से कोई बात की तो वो सारी बात फीका ने इसको रात को कॉल पर बता दी। इस बात से कुछ दिन पहले फीका ने महरू से मोबाइल मांगा और कहा कि मुझे जरूरत है, शाम को वापस ले लेना। महरू ने भी बिला झिझक मोबाइल फीका को पकड़ा दिया। शाम में जब महरू घर आई तो फीका ने अपने मुलाजिम के हाथ महरू को मोबाइल वापस भिजवा दिया। अब जब फीका ने महरू को वो तमाम बातें बताई जो उसने फोन पर कही थी तो महरू के होश उड़ गए। वो इस सोच में पड़ गई कि किस तरह से मुमकिन है कि फीका को मेरी वो तमाम बातें हर्फ ब हर्फ पता हैं जो मैंने अपने घर की थी। इसी सोच में वो डूबी रही और न जाने कब इसकी आंख लग गई। सुबह अलिफाटेती साथ महरू ने फीका से दरियाफ्त किया कि उसे ये तमाम बातें कैसे पता चली। फीका ने जोरदार कहकहा लगाया और महरू को बोला, मेरी जान, तुम जो करती हो, जिससे बात करती हो, इस सब पर मेरी नजर है। मैं तुम्हारी पिल पिल की खबर रखता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी दिन मुझसे जान छुड़वा कर चली जाओ। मैंने तुम्हारे मोबाइल को अपने मोबाइल के साथ मुंसलिक किया हुआ है। तुम किसी को भी मैसेज करोगी या कॉल करोगी तो मुझे पता चल जाएगा और तुम्हारी हर बात का रिकॉर्ड है मेरे पास। ये बातें महरू के लिए बिल्कुल नई थी। इसे मालूम न था कि ये बिला जिसका नाम मोबाइल है, इसका नाम मोबाइल है, इसमें इस तरह के मामलात भी हो जाते हैं। महरू ने अब अपनी सरगर्मियां महदूद कर दे, फोन पर किसी से भी गैर जरूरी बात करने से इज्तिनाब शुरू कर दिया क्योंकि इसकी हर बात फीका को पता चल जाती थी। फीका की पाबंदियों का सिलसिला बढ़ता चला गया और महरू इस माहौल से नफरत करने लगी। मगर महरू बारी तरह से फीका के जाल में फंस चुकी थी। वो चाहकर भी अब इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकती थी। मगर अब महरू को इस तमाम बात का कोई हल तलाश करना था। महरू ने फीका से बचकर अपनी बहन के नाम पर एक नई सिम निकलवाई और नया मोबाइल लिया जिसे वो सिर्फ जरूरत के वक्त इस्तेमाल करती थी और घर में अपनी अलमारी में छुपा कर रखती थी। जब तक फीका ने महरू पर इस तरह की पाबंदियां नहीं लगाई थी तब तक महरू को कभी भी फीका पर शक न हुआ था। लेकिन कुछ अरसे से महरू फीका की हर बात का गहराई से जायजा ले रही थी। फीका अब महरू से रात में सिर्फ मखसूस वक्त के लिए बात करता था। इसके बाद फीका का नंबर अक्सर बंद मिलता था। ये बातें अब महरू को शक डाल रही थी। महरू की एक दोस्त शबाना जो इसके साथ पार्लर पर काम करती, इसका भाई पुलिस मुलाजिम था। महरू ने शबाना से कहा कि तुम्हारे भाई की मुझे मदद दरकार है। शबाना ने महरू से मामला पूछा तो महरू ने बात गोल मोल घुमा डाली और इसे फीका का नंबर दिया। महरू ने शबाना को बताया कि वो इस नंबर का कॉल रिकॉर्ड निकलवाना चाहती है। क्या ये मुमकिन है? शबाना ने महरू से एक दिन का वक्त लिया और इसे कहा कि मैं तुम्हें कल बताऊंगी। महरू ने शबाना को पाबंद किया कि तुम हरगिज मेरे नंबर पर कॉल और मैसेज नहीं करोगी। तुम ये बात मुझे कल पार्लर में ही बता देना। महरू ने रात बड़ी मुश्किल से गुजारी और सारी रात दुआ करती रही कि इसका काम हो जाए। सुबह सुबह महरू वक्त से पहले पार्लर पहुंच गई और शबाना का इंतजार करने लगी। जैसे ही शबाना पार्लर में दाखिल हुई तो महरू ने उसे घेर लिया और सवालों की बौछार कर दी। शबाना ने महरू को तसल्ली से बैठने का कहा और बताया कि 1-2 दिनों में भाई इस नंबर का रिकॉर्ड ला देगा। महरू के लिए यह खबर एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन महरू अपने दिल में दुआ कर रही थी कि इसका शक झूठा निकले, क्योंकि फीका की तमाम तर पाबंदियों के बावजूद महरू फीका के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। महरू की निकाह की ख्वाहिश पर हमेशा फीका ने एक ही जवाब दिया था कि अभी वक्त नहीं है, और महरू के बेहद असरार पर फीका ने इसे कह दिया कि यह काम बेहद मुश्किल है, हम लोग अपनी जात से बाहर शादी नहीं करते। वालिदैन को मनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। शादी में क्या रखा है, हम दोनों अब भी तो मियाँ बीवी की तरह ही हैं, तो इस प्यार के रिश्ते में शादी को लाना जरूरी नहीं। महरू अपनी जिंदगी में एक नए मोड़ पर खड़ी थी और अपनी परेशानियों से लड़ने की जस्तजू में लगी थी कि उसकी बहन खालदा के यहाँ बेटी की पैदाइश हो गई। इतने तनाव भरे माहौल में यह खुशी का लम्हा बिल्कुल ऐसे ही था जैसे सख्त बंजर जमीन पर बारिश की बूंद है। महरू ने अपने बहनोई को फोन करके इत्तला दी कि इसके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है।
वो आए और अपनी बेटी को देख ले, मगर रशीद एक नंबर का खबीस इंसान था। उसने खालिदा पर इल्जाम लगा दिया कि पता नहीं ये मेरी बेटी है भी या नहीं। मैं तो कितने माह से शहर से बाहर हूं और घर भी नहीं आया। यह सुना था कि खालिदा ने रू रू कर अपना बुरा हाल कर लिया कि इस बेगैरत शख्स ने मेरी पाक दामनी पर उंगली उठा दी। इस वक्त पता नहीं खालिदा के दिल कैसी बद्दुआ निकली कि आसमान चीरती हुई कबूल हो गई। रशीद फैसलाबाद में अपना काम करता था और अपने मामू के घर में ही रहाइश पजीर था। रशीद के माओ की बेटी साइमा, जो अभी नई नई जवान हो रही थी और मैट्रिक के इम्तिहानात पास करके घर बैठी थी, रशीद के लिए दिल बहलाने का जरिया बन गई थी। जैसे ही रशीद के मामू अपने काम पर जाते, रशीद घर आ जाता और साइमा के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ रहता। रशीद की नजर साइमा की नई उभरती जवानी पर पेवस्त हो चुकी थी। साइमा एक दिलकश खूबरू लड़की थी, सांवली सी रंगत, बड़ी आंखें, तलवार जैसा सीधा बारीक नाक, लंबे घने काले बाल, मखमल की तरह नर्म और नाजुक हाथ और जिस्म ऐसा कि साइमा की उम्र की लड़कियां उसे देखकर हसद करती थीं। साइमा अपनी उम्र से बड़ी लगती थी और उसका हसन और जोबन आए दिन बढ़ता चला जा रहा था। इसके चेहरे में अजीब कशिश थी। रशीद जब भी साइमा को देखता, इसके दिल में हैवानी जज्बात उभर आते और वो हर वक्त इस मौका की तलाश में रहता था कि कब वो और साइमा घर अकेले इसे अपनी हुस्न का निशाना बनाऊं। बिलाखिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार रशीद को पिछले कई महीनों से था। रशीद के मामू सुबह सवेरे किसी काम से शहर से बाहर चले गए और रशीद की मुमानी भी किसी काम से बाजार चली गई। रशीद ऐसे सुनहरे मौके को अपने हाथ से गिनवाना नहीं चाहता था। साइमा अभी अपने कमरे में सो रही थी। रशीद ने दबे पांव घर का दरवाजा बंद किया और साइमा के कमरे की जानिब चल पड़ा। साइमा अपने कमरे में बेसुध सो रही थी। इसके कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था, शायद इसकी वालिदा बाजार जाते वक्त खोल गई होंगी। रशीद थोड़े से खुले दरवाजे से अंदर झांकने लगा। रशीद ने जब साइमा को इस तरह बेसुध बेड पर लेटे देखा तो इसको अपने जज्बात पर काबू न रहा। सुई हुई साइमा की कमर से उसकी कमीज थोड़ी हटी हुई थी। इसकी पुतली सी कमर रशीद के दिल पर वार कर रही थी। भरे हुए कोयले बड़ा दिलकश मंजर पेश कर रहे थे। साइमा के चेहरे पर इसके घने बाल पंखे की हवा से इसे बार बार तंग कर रहे थे और साइमा के मुंह पर नागवारी के असरात इसे मजीद खूबरू बना रहे थे। रशीद चुपके से साइमा के कमरे में आया और आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। कुछ वक्त के लिए रशीद टिकटिकी बांधे सर से पांव तक साइमा की जवानी का जायजा लेता रहा और फिर वक्त जाय किए बना बेड पर चढ़ दौड़ा। साइमा के पास लेटकर रशीद ने आहिस्ता से इसके चेहरे से बाल हटाए और गाल पर बोसा दिया। साइमा, जो कि गहरी नींद सोई हुई थी, इसने इस बोसे को महसूस तक न किया। रशीद ने आहिस्ता से साइमा की कमीज ऊपर करना शुरू कर दी। अब साइमा की कमर बहुत वाज़ेह नजर आ रही थी। रशीद ने अपने गर्म मर्दाना हाथों को साइमा की कमर पर फेरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद साइमा के जिस्म में हरकत सी होने लगी। इसकी सांसें तेज होने लगी, शायद वो ख्वाब में किसी और दुनिया में पहुंच चुकी थी। रशीद को यूं लगा जैसे इसके हाथों की लम्स साइमा को लुत्फ अंदोज कर रही है। इसने आगे बढ़कर साइमा की कमर पर बोसा ले लिया। जैसे ही रशीद ने साइमा की कमर पर बोसा लिया, साइमा की आंख खुल गई। वो रशीद को इस तरह अपनी कमर का बोसा लेते देखकर चौंक गई और इंतहाई खौफ में मुब्तला हो गई। इसने जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने की कोशिश की, मगर दुपट्टा दूर कुर्सी पर पड़ा था। साइमा चलाई के रशीद भाई, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बहन जैसी हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आप अभी के अभी मेरे कमरे से निकल जाएं, वरना मैं शोर मचाकर उम्मी को बिला लूंगी। रशीद के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने जोरदार कहकहा लगाकर कहा कि शोर मचूलू कोई फायदा नहीं। मामू काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं और मुमानी बाजार गई हैं और ये बताकर गई हैं कि 4 घंटे लग जाएंगे। अब तुम मेरी बात मानो, हम दोनों अकेले हैं पूरे घर में, और अगर हम कुछ कर लेंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। साइमा के जिस्म में कब की तारी हो गई और वो ये सोचने लगी कि आज तो मेरी खैर नहीं, आज मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अभी साइमा ये सोच ही रही थी कि रशीद ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोसा दिया। साइमा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर किया करती रशीद के आगे इसका बस न चल सका। इसके आंसू जारी हो गए, लेकिन वो बेबस और मजबूर हो चुकी थी। रशीद ने इसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और अपने सीने से लगा लिया। साइमा ने पहले पहल मज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में अपने जिस्म को रशीद के हवाले कर चुकी थी।
ये सब कुछ साइमा के लिए नया था और इसे किसी हद तक रशीद की ये हरकत इसे अच्छी लग रही थी। रशीद साइमा के जिस्म पर मुकम्मल काबू पा चुका था और अब उसे जोर जबरदस्ती की जरूरत न थी। रशीद ने आहिस्ता से साइमा को बरहना कर दिया और खुद भी बरहना हो गया। साइमा अपने हाथों से अपने बरहना जिस्म को छुपाने की कोशिश करती रही, लेकिन कहां कहां से छुपाती रशीद ने साइमा के हाथ हटाकर साइमा को अपने जिस्म की चादर पहना दी और जी भरकर साइमा की नई नवीली जवानी और कुंवारेपन के मजे उठाए। रशीद 2 घंटे तक ये खेल खेलता रहा। जैसे ही रशीद बिस्तर से उठा और कपड़े पहनने लगा तो ये देखकर उसकी आंखें खुली रह गई कि बिस्तर पर पड़ी चादर पर जगह जगह खून के धब्बे थे। साइमा से हिला भी नहीं जा रहा था, जैसे इसकी सारी ताकत रशीद ने निचोड़ ली। रशीद ने इसे जल्दी जल्दी बिस्तर से उठने को कहा। साइमा ने जब बिस्तर पर खून के दाग देखे तो फूट फूट कर रोने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया, अब मेरा क्या बनेगा। अम्मी को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा दफन कर देंगी। रशीद ने साइमा को सीने से लगाकर हौसला दिया और जल्दी से चादर लेकर धोने चला गया। अच्छे से चादर धोकर उसने छत पर लटका दी ताकि सूख जाए और साइमा को सख्ती से मना किया कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। साइमा जहां खौफ के आलम में मुब्तला थी, वहां दिल ही दिल में इस अचानक रोमानवी दिन से खुश भी हो रही थी। अब साइमा रशीद को देखकर चुपके चुपके मुस्कुराती थी। शायद इसे रशीद से मोहब्बत होने लग गई थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस सारी कहानी का अंजाम बहुत बुरा होगा। उधर साइमा और रशीद की कारबुत बढ़ती चली गई और वहां खालिदा अपने नसीबों पर बैठी रोती रही। महरू जो फिक्र के बदले हुए अंदाज से सख्त तकलीफ में थी, बेचैनी से शबाना की जानिब से फिक्र के कॉल रिकॉर्ड का इंतजार कर रही थी। कुछ दिन बाद शबाना ने महरू को फिक्र का कॉल रिकॉर्ड ला कर दे दिया। महरू को कॉल रिकॉर्ड पढ़कर पता चला कि इसके नंबर के अलावा एक और नंबर भी है जिससे रोजाना की बुनियादों पर गाहे बगाहे फिक्र की बात होती रहती। महरू ने अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर पार्लर से छुट्टी की और उसने ठान ली कि आज मैं उन नंबर्स पर कॉल करके पता करूंगी कि ये नंबर किसके हैं और फिका मेरे अलावा किससे राब्ते में है। महरू ने नंबर डायल किया और कॉल उठाने का इंतजार करने लगी, लेकिन किसी ने फोन न उठाया। महरू ने 2 बार इस नंबर पर कॉल की मगर किसी ने कॉल न उठाए। 20 मिनट बाद महरू के जिस मोबाइल की घंटी बजी, ये वही नंबर था जिस पर महरू कुछ देर कबल कॉल कर रही थी। महरू ने जल्दी से कॉल उठाई और हेलो कहा।